13 अगस्त का दिन होता है, 13 अगस्त 2024 और बिहार के भागलपुर में पुलिस लाइन एरिया है, वहाँ पर कमरा नंबर 38 होता है। अब ये दूध वाले एक भैया होते हैं जो सुबह-सुबह 6 बजे पहुँचते हैं, सबके दरवाजे पे खटखटाते हैं, दूध देने के लिए पहुँचते हैं। वो 38 नंबर रूम पे भी पहुँचते हैं क्योंकि डेली का इनका काम था, ये उस रूम में दूध दिया करते थे। अब ये वहाँ पहुँचते हैं, दूध लेकर दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वैसे तो ऐसा आज के पहले कभी हुआ नहीं था क्योंकि उन्होंने हमेशा से बताया है कि जब भी वो जाते थे, जैसे ही दरवाजा खटखटाते थे, अंदर से किसी न किसी की आवाज आ जाती थी कि हाँ अंकल आ रहे हैं, हाँ भैया आ रहे हैं, तो ऐसे करके आवाज आ जाती थी। लेकिन उस दिन दूध वाले भैया दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। थोड़ी देर उन्होंने इंतजार किया कि हो सकता है शायद सुबह का वक्त हो, सब लोग सो रहे हों। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उनको थोड़ा सा डाउट होने लगा कि यार अगर कोई सोया भी होगा तो इतनी तेज दरवाजा खटखटा रहे हैं तो अब तक तो जग जाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं जगता। फिर वो बिना किसी देरी के अपने आसपास पड़ोस में जाते हैं और वहां पर जितने भी लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि यार मैं काफी देर से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। वो लोग भी जाते हैं और जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं, फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अब लोगों को लगने लगता है कि यार अंदर कुछ तो हुआ है गड़बड़। अब ये सोचकर लोग जाते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। अब तोड़कर जैसे ही अंदर जाते हैं, हर किसी की आंखें फट जाती हैं, हर किसी को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। अंदर देखते हैं तो 1 2 3 नहीं बल्कि 5 लाशें थी और वो 5 लाशें पति पत्नी, उनकी माँ और उनके 2 बच्चे, मतलब पूरा परिवार खत्म। अब ये देखने के बाद हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है कि ये परिवार कैसे पूरा का पूरा खत्म हो गया, आखिर ऐसा क्या हो गया था। आइए इस कहानी को पूरा विस्तार से जानते हैं। दरअसल हम इस कहानी को जानने के लिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 2012 में। 2012 का समय था और बक्सर में एक शॉपिंग मॉल था। उस मॉल में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था पंकज। पंकज शॉपिंग मॉल में काम करता था और उस शॉपिंग मॉल में जानते ही हैं कि लोग जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं। अब 2012 में एक रितु नाम की लड़की उस शॉपिंग मॉल में पहुंचती है। शॉपिंग वगैरह करने के बाद फिर वो आती है तो उसी शॉपिंग मॉल में पंकज से उसकी मुलाकात हो जाती है। पंकज देखने में ठीक ठाक था बट रितु बहुत खूबसूरत थी। पंकज जब पहली बार रितु को देखता है तो देखते ही वो इम्प्रेस हो जाता है। उसे लगता है कि यार इतनी खूबसूरत है, अगर ये लड़की मतलब मेरी इससे शादी हो जाती तो कितना बढ़िया रहता। पंकज थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखाता है रितु को लेकर और रितु ये चीज समझ जाती है कि पंकज थोड़ा सा उसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है। पंकज कहता है कि देखिए आप शॉपिंग मॉल में हमेशा आती हैं, मैं इसी शॉपिंग मॉल में काम करता हूँ, तो आप जब भी आइएगा मुझसे मुलाकात जरूर करिएगा। रितु कहती है ठीक है। रितु भी समझ चुकी थी, रितु भी ये चीज समझ चुकी थी कि पंकज के दिल में या फिर जहन में उसके लिए हमदर्द मतलब कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, नो डाउट। और पंकज तो था ही फिदा पूरी तरह से रितु के ऊपर। अब धीरे धीरे सिलसिला आगे बढ़ता है। अब अक्सर जो है रितु उस शॉपिंग मॉल में जाया करती थी और पंकज से उसकी मुलाकात हो जाया करती थी। अब पंकज को काफी बढ़िया लगने लगा। पंकज अपने दोस्तों से जो शॉपिंग मॉल में उसके साथ काम करते थे उनसे कहने लगा कि यार देख रहे हो मैं काला हूं लेकिन ये जो लड़की है रितु, ये मेरे को बहुत सम्मान देती है, बहुत रिस्पेक्ट देती है, मतलब इसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं है जो लड़कियों के अंदर होता है। तो मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ ना मैं अपना फ्यूचर देख सकता हूँ। उस वक्त जो पंकज के दोस्त होते हैं वो उसे समझाते हैं, कहते हैं कि देखो इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। ठीक है लड़की जो है तुमको भाव दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन वो तुमसे शादी करेगी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पंकज हार नहीं मानता, वो कहता है नहीं फिर भी मैं कोशिश तो कर सकता हूँ ना। तो हुआ ठीक है। अब 2012 से सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और लगभग 2-3 महीने इनके बीतते हैं। 2-3 महीने बाद आखिरकार पंकज एक दिन रितु को प्रपोज कर देता है। कहता है कि बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम मेरे लिए खूबसूरत हो तो हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है, तो यार अब एक्सेप्ट कर लो। अब रितु भी इस चीज को जानती थी कि आगे चल के चीजें बढ़ेंगी। रितु बिना कुछ सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती है। अब इनके प्यार की जो नाव होती है वो पानी में तैरना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे इनके प्यार का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। अब रितु अक्सर शॉपिंग मॉल आती थी और पंकज से उसकी मुलाकात होती थी। पंकज जब अपनी ड्यूटी से ऑफ हो जाता था तो बाहर निकलकर रितु से मुलाकात करता था, दोनों लोग मिलते थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। अब 2012 से ये लोग पहुंच गए 2015 में। 2015 में जब ये लोग पहुंचे तो इन्होंने इस चीज को का फैसला लिया कि क्या करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो दोनों आपस में फैसला लेते हैं, लेकिन दिक्कत एक बात की थी कि दोनों का जो कास्ट था वो अलग था, मतलब ये एक इंटर कास्ट में आते थे। तो रितु कहती है कि कैसे शादी करेंगे, घर वाले तो मानेंगे ही नहीं। तो पंकज कहता है तो फिक्र काहे कर रही हो, मैं मनाऊंगा ना। ये 2015 का समय था और 2015 में रितु ने एज अ कांस्टेबल वाला एग्जाम भी दिया था। पुलिस में जो कांस्टेबल का पोस्ट होता है उसके लिए एग्जाम दिया था और किस्मत से रितु का सिलेक्शन भी हो जाता है। मतलब 2015 में अभी ये लोग शादी का प्लान कर रहे थे तब तक रितु का पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है। अब ये चीज दोनों के लिए बहुत अच्छी होती है। इस चीज का पूरा समर्थन करता है पंकज, कहता है कि चलो कोई फिक्र की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है कि तुम्हारी जो है
नौकरी लग गई। तो रितु कहती है कि लेकिन शादी कब करेंगे? तो पंकज कहता है कि चलो तुम फिक्र ना करो, तुम अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर लो, सारी चीज़ कर लो, शादी हम थोड़ा सा पोस्टपोन कर देते हैं, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल पोस्टपोन करके आगे चल के कर लेंगे, लेकिन पहले इस नौकरी पे फोकस कर लो। तो रितु कहती है कि ठीक है, मैं एक शर्त पे करूंगी, मैं नौकरी तभी करूंगी जब आप ये मॉल वाली नौकरी छोड़ देंगे। अब मैं नौकरी करूंगी तो फिर आपको नौकरी करने की क्या हो सकता है? अब ये बात पंकज को भी अच्छी लगती है। पंकज कहता है ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब सिलसिला आगे बढ़ता है। अब जो रितु होती है वो अपने ट्रेनिंग में चली जाती है और ट्रेनिंग में जाने के बाद वो अपने ट्रेनिंग में बिजी हो जाती है। इधर पंकज अपने परिवार को किसी तरह मनाता है, लेकिन परिवार वाले मानते नहीं है। लेकिन पंकज अपनी जिद पे अड़ जाता है, कहता है कि मैं शादी करूंगा तो मैं रितु से ही करूंगा। अब ट्रेनिंग व्रेनिंग सब कुछ होते होते 2 साल बीत जाते हैं, यानी कि आ जाता है 2017, और वो समय आ जाता है जब रितु फाइनली कहती है पंकज से कि देखो अब टाइम ओवर हो रहा है, अब शादी कर लेनी चाहिए, मेरी नौकरी, मेरी ट्रेनिंग भी हो गई, मैं नौकरी भी कर रही हूँ, अब क्या दिक्कत है? तो पंकज कहता है कि देखो घर वाले तो अभी भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। और आखिरकार रितु और पंकज शादी कर लेते हैं, दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, यानी कि इनका लव मैरिज अब शादी में तब्दील हो चुका था। कहीं से कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। परिवार वाले गुस्सा करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद उनका भी गुस्सा शांत होने लगता है। अब 2017 में जब नौकरी लगती है तो सबसे पहली पोस्टिंग होती है नौगछिया। नौगछिया में पोस्टिंग होती है। अब जैसे ही पोस्टिंग होती है, इसके बाद पंकज कहता है कि एक काम करो, तुम जो है नौकरी देखो, तब तक मैं घर पे रहता हूँ। अब नौगछिया थोड़ा दूर था, तो जाहिर सी बात है कि पंकज और रितु के बीच में दूरियां आने लगती हैं। अब इनके प्यार के बीच में दूरियां नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूरियां तो थी, क्योंकि वो वहां पे नौकरी करने लगी और पंकज जो है घर पे रहने लगा। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब 2017 के बाद आता है 2021। 2021 में रितु की पोस्टिंग भागलपुर में हो जाती है। जब रितु की पोस्टिंग भागलपुर में होती है तो रितु कहती है कि काम करो, अब घर पे मतलब मम्मी को लेके आ जाओ, आप साथ में जो है हम लोग रहते हैं यहीं पे भागलपुर में, जो है जो पुलिस लाइन में हम लोगों को कमरा मिलेगा उसमें साथ में रह लेंगे, क्या दिक्कत है? तो ये चीज पंकज को सही लगने लगती है, और पंकज अपनी नौकरी छोड़ चुका था, क्योंकि अपने शर्त के मुताबिक जब रितु की नौकरी लगी थी तो शर्त रखी गई थी कि भाई पंकज तुम अपनी नौकरी छोड़ोगे तभी मैं नौकरी करूंगी। तो पंकज नौकरी छोड़ चुका था, यानी कि अब पंकज बेरोजगार था। अब भागलपुर में ये लोग आकर रहने लगते हैं। कौन कौन रहता है? रितु, रितु के 2 बच्चे, और रितु का हस्बैंड मतलब पंकज, और पंकज की माँ यानी कि रितु की सास। ये 5 लोग आकर पुलिस लाइन में कमरा नंबर 38 में रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब 2021 से 2023 आ जाता है। 2023 नहीं, हम सीधे 2024 में आते हैं। अब पिछले 1.5-2 सालों से मतलब पंकज और रितु के बीच में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस लड़ाई झगड़े में किसी को वजह नहीं पता चल पाती शुरुआत में, क्योंकि जब ये लड़ाई झगड़े करते करते ये लोग मतलब इतना तेज तेज चिल्लाने लगते थे कि उस सोसाइटी में सबको पता चल जाता था कि रितु और पंकज के बीच में लड़ाई हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ पाता था कि आखिर लड़ाई की वजह क्या है, या फिर कोई ये पता नहीं कर पाता था कि आखिर इनके बीच में लड़ाई हो कहाँ रही है। अब ये लड़ाई इतनी बढ़ने लगी, इसके पीछे की एक वजह थी एक तीसरा इंसान। रितु के जीवन में एक तीसरा इंसान था। अब जरा इस इंसान की स्टोरी हम आपको बताते हैं। दरअसल जब रितु की पोस्टिंग हुई थी, सबसे पहली पोस्टिंग नौगछिया में, तो नौगछिया में ही एक और पोस्टिंग हुई थी नई एक लड़के की, जिसका नाम मैंने बदल दिया है, जिसका नाम मैंने पवन रखा है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रशासनिक चीजें हैं जिनकी वजह से उन्होंने नाम रिवील करने के लिए मना किया है। तो पवन की भी पोस्टिंग एज अ कांस्टेबल होती है वहीं नौगछिया में। तो अब दोनों लोग नवनियुक्त थे, मतलब नई पोस्टिंग हुई थी, तो लोग एक दूसरे से पहचान बनाते हैं। तो इसी तरह रितु में और पवन के बीच में पहचान बनी। वहां पवन ने बताया कि इसी बैच से मैं भी हूँ, इसी बैच से आप भी हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब 2015 में नौगछिया में पोस्टिंग होने के बाद जब इनकी अगली पोस्टिंग होती है तो फिर पवन कहीं और पोस्टेड हो जाता है और रितु वहीं रह जाती है। चलिए, अब मतलब इनकी पहचान बस शुरू में वहां पे हुई थी, इसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन कोई इंसिडेंस देखिए, जब रितु की पोस्टिंग 2021 में बिहार के भागलपुर में होती है, उसी दौरान 2021 में ही पवन की भी पोस्टिंग भागलपुर में हो जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों का जो डिपार्टमेंट है वो तो मतलब एक ही है, पुलिस में दोनों थे, लेकिन इनका डिपार्टमेंट अलग अलग था। किसी का क्राइम था, किसी का सर्विलांस वाला डिपार्टमेंट था, ऐसे ऐसे करके दोनों का चेंज था। अब 2021 में जब दोनों की एक ही जगह एक ही ऑफिस में नियुक्ति हो जाती है, तो जब दोनों एक ही छत के नीचे आते हैं तो फिर से वही पुरानी पहचान आ जाती है कि अरे पहचाना, मैं पवन हूँ, वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी पहली हम लोगों की।
तो हम लोग मिले थे नौगछिया में, तो रितु कहती हाँ हाँ याद आया। अब ये लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो वहाँ पर इनके बीच में जो है दोस्ती इनकी काफ़ी गहरी होने लगी। अब वो दोस्ती इतनी गहरी होने लगी कि 2023 में पवन को डेंगू हो गया। जब डेंगू हुआ तो पवन ड्यूटी पे नहीं आ रहा था काफ़ी दिन से, तो रितु ने पता किया कि आखिर पवन ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा है, तो रितु को पता चलता है कि पवन को डेंगू हो गया है। तो रितु उसका हाल चाल पूछने पवन के घर पे जाती है, उसके कमरे पे हाल चाल पूछती है। वैसे पवन की शादी नहीं हुई थी, तो जाकर हाल चाल पूछती है, और उसी दौरान पवन में और रितु में काफ़ी इनका रिश्ते काफ़ी क्लोज हो जाते हैं, काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं ये दोनों। और इसके बाद रितु पवन से फ़ोन कॉल पे बात करने लगती है, और वो भी घंटों घंटों। अब जब ये बात करना शुरू करती है तो धीरे धीरे पंकज को भी ये बात पता चलने लगती है। अब पंकज को डाउट होने लगता है कि रितु आखिर किससे बात करती है। पंकज जानने की कोशिश करता है, तो इसी बात पे रितु से और पंकज से लड़ाई हो जाती है। अब पंकज को समझ में नहीं आता कि वो पता कहाँ से करे। अब ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर पंकज जो है उसके फ़ोन से चाहे कहीं से भी जब उसको मौका मिलता है तो वो पता करने की कोशिश करता है, और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि एक पवन नाम का शख्स है जो कि क्राइम में है, कांस्टेबल है। उससे रितु की करीबियां, मतलब जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ गई हैं। अब ये चीज़ जानने के बाद पंकज का खून खौल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी हस्बैंड होगा उसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो इनके बीच में लड़ाई हो रही थी उसकी मेन फसाद ये पवन नाम का शख्स था, यानी कि तीसरा इंसान। अब पवन की वजह से रितु में और पंकज में जम के लड़ाई होने लगी। पंकज इस चीज़ का विरोध करता था, कहता था कि तुम पवन से नहीं मिलोगी, और हमारे जीवन में एक तीसरा आदमी कैसे आ गया। तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तुम किसी गैर मर्द के साथ अपना संबंध चला रही हो। अब ये बात सुन के रितु को बहुत बुरा लग जाता था, वो भी नाराज हो जाती थी, और इनको बीच में तू मैं लड़ाई में तब्दील हो जाती थी। अब ये सिलसिला इसे आगे चलता है, और बार बार जो है पंकज रितु से लड़ाई करता है सिर्फ पवन का नाम लेकर। अब धीरे धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ ही रहा था तो इनके बीच में दूरियां भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि आए दिन ये लोग लड़ने लगते हैं। सोसाइटी का जो रोड होता है उस पे खड़े होकर लड़ाई करने लगते थे। अब लोगों को समझ नहीं आता था कि आखिर ये लड़ क्यों रहे हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि पंकज जो है अपने दोस्तों के साथ बैठ के अपनी आप बीती बताता है। बड़े दुखी मन से कहता है कि यार बहुत परेशान चल रहा हूँ मैं, रितु से शादी करके अब पछता रहा हूँ। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन रितु जो है अब किसी दूसरे इंसान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, मुझे बहुत कम इंपॉर्टेंस दे रही है। तो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी उसको सलाह देते हैं, कहते हैं यार तू परेशान मत हो, धीरे धीरे करके सब सही हो जाएगा। बार बार पंकज कहता है अपने दोस्तों से कि यार मैं अपनी पुरानी रितु को चाहता हूँ, जो पहले वाली रितु थी, अगर ये वाली मिल जाती तो मेरा जीवन संवर जाता। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था, जाहिर सी बात थी, क्योंकि करनी में कुछ और लिखा हुआ था। अब एक दिन ऐसा आता है कि पंकज जो है रितु को और पवन को एक साथ बाइक पर देख लेता है। अब ये देखते ही दिमाग खराब हो जाता है पंकज का। पंकज कहता है ठीक है, आज शाम का इनका इंतजार करते हैं। शाम को घर पे पंकज इंतजार कर रहा होता है, रितु वहां से वापस लौटती है, और जैसे ही रितु आती है पंकज जो है चढ़ बैठता है। लड़ाई झगड़े इनके शुरू। शाम का वक्त होता है, तकरीबन 6-7 बज रहे थे, और ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ये लोग लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं। सोसाइटी के लोग फिर बाहर निकल के कहते हैं देखो यार मियाँ बीवी फिर से लड़ने लगे। लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन ये लोग लड़ते 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 फिर घर के अंदर गए। कुछ देर के बाद शांति का माहौल हुआ। खाना वाना इन लोगों ने खाया कि नहीं खाया किसी को नहीं पता, और इसके बाद कुछ देर बाद लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई। तो जो आसपास के लोग थे वो भी अपना सो गए। अब वही जो अगली सुबह होती है वो होती है 13 अगस्त की सुबह, जब दूध वाले भैया वहां पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से कोई आवाज नहीं आती, और अंदर 5 लाशें बरामद होती हैं। यानी कि अब पंकज का और रितु का पूरा परिवार समाप्त हो चुका था। अब जब पुलिस पहुंचती है वहां पे, पुलिस तफ्तीश करती है, सारा चीज जांच इंक्वायरी सब कुछ करती है, तो वहां पर एक सुसाइड नोट बरामद करती है, और उस सुसाइड नोट को पंकज ने लिखा था। और पंकज ने लिखा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। पंकज ने लिखा था कि रितु से मेरी शादी हुई और हमारा जीवन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला एक तीसरा शख्स है जो कि क्राइम में काम करता है, जिसका नाम है पवन। और पवन के आने की वजह से हमारे जीवन में उथल पुथल मच गई है। मैंने रितु को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन रितु नहीं मानी है, और हमारे बीच में लड़ाई हुई जिसकी वजह से रितु ने माँ की और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। और ये देखकर फिर मुझे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने भी रितु की हत्या कर दी। अब एक तरीके से मेरा पूरा परिवार समाप्त हो चुका है और मैं इनका गुनहगार भी हूँ, तो फिर मेरे जीने का कोई वजह नहीं बचा है, इसलिए मैं खुद आत्महत्या करने जा रहा हूँ।
और ये बोलकर पंकज आत्महत्या कर लेता है। यानी कि वहां पर जो 5 शव बरामद हुए उसमें से 4 शव जो थे उनकी हत्या हुई थी और जो पंकज का शव था वो फंदे से लटका हुआ पाया गया था। यानी कि पंकज ने आत्महत्या की थी। अब उन पांचों में जो सबसे खतरनाक तरीके से जिसकी हत्या की गई थी वो थी रितु, क्योंकि रितु के शव के कई जगह चोट के निशान थे और गर्दन को रेता गया था। तो ऐसी वारदात समझ में आ जा रहा था कि भाई हत्या हुई है रितु की, और पंकज को देखकर समझ में आ रहा था कि इसने खुद से आत्महत्या की है। अब पुलिस उसी सुसाइड नोट को आधार बनाकर जांच पड़ताल शुरू करती है और पवन नाम के कांस्टेबल को गिरफ्तार करती है। पवन से पूछताछ होती है तो पवन इस चीज को स्वीकार करता है और कहता है कि हाँ, मेरा रितु के साथ संबंध था, हम दोनों एक अच्छे दोस्त थे और रितु मुझसे शादी भी करने वाली थी। यानी कि ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मियाँ और बीवी यानी कि रितु और पंकज के बीच में लड़ाई की वजह पवन ही था। यानी कि एक तीसरा शख्स इनके रिश्ते में आ चुका था। ये थी कहानी, ये थी घटना। अब आप समझिए कि कोई भी इंसान अगर आपके जीवन में है जो आप पे भरोसा करता है, उसके भरोसे को मत तोड़िए। पता है, इंसान का जब भरोसा टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है। ईश्वर ने जो आपको दे रखा है उसमें संतुष्ट रहिए। और ये जो एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर जो आजकल का फैशन बन चुका है कि शादी विवाह के बाद भी लोग बाहर एक अनैतिक संबंध चलाते हैं अपना, ये बहुत घातक है। क्योंकि आप अपने क्षणिक सुख के लिए किसी के विश्वास का गला रेत रहे हैं। मत करिए ऐसा, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको करने से रोकिए। चलिए फिर से मिलेंगे, एक नई घटना आपके सामने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वीडियो से अगर 2, 4, 10 लोग भी अगर जागरूक होते हैं और उनके अंदर कोई एक सुधार या कोई एक परिवर्तन या फिर वो किसी और को सुधारते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अपना ध्यान रखिएगा, जहां पे भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।